आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। जो लोग भी आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का सेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक बार सभी लोग देख लीजिए कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी पैटर्न पर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। फ्रेंड्स देखिए, इस बार आपके पास सुनहरा मौका है। इस बार आप जी तोड़ मेहनत करिए और निश्चित रूप से प्रयास करिए कि इस बार आपका सिलेक्शन आरआरबी एनटीपीसी में हो जाए। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, देखिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो हमने सीरीज चला रखा है, उसका आज हमारा यह 21वां वीडियो है, 21वां सेशन है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको 20 सेशन कंप्लीट करा दिए थे। जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इनका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप चाहें तो चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, बड़ा मेहनत लगता है इस तरह के सेशन बनाने में। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बार फटाफट प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और यहाँ पर देखिए एनटीपीसी भी लिखा गया है। लास्ट ईयर जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई थी, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, CEN 01/2019। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एनटीपीसी लिखा गया है और ये पेपर लिया गया था, एग्ज़ाम लिया गया था 13/1/2021 को। यानी कि यह आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग प्लीज़ फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सेक्शन में एनटीपीसी लिखा गया है। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न सब लोग पढ़िए। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर के बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही यानी कि रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदल करके जीटी रोड कर दिया गया था। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करके आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा, उसको आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। चलिए सब लोग आंसर बताइए कि इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही यानी कि रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदल करके जीटी रोड कर दिया गया था। अब यहाँ पर बात आई है जीटी रोड की। जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रक रोड। देखिए इसका इतिहास बहुत पुराना है और प्राचीन काल में इसे उत्तरापथ कहा जाता था। ये भी आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि जीटी रोड को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो प्राचीन काल में इसे उत्तरापथ कहा जाता था, ठीक है ना। और इसका इतिहास जो है मौर्य काल से जुड़ा हुआ है। देखिए मौर्य काल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इसी उत्तरापथ के माध्यम से गांधार तक हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स बात करते हैं आगे, तो देखिए ग्रैंड ट्रक रोड का पुनर्निर्माण या फिर कहिए मरम्मत इसका 16वीं शताब्दी के शासक शेरशाह सूरी ने करवाया था और इसे सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। इसे सड़क ए आजम के नाम से, सड़क ए आजम के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। प्राचीन काल में इसको उत्तरापथ कहा जाता था मौर्य काल के समय में, और शेरशाह सूरी ने जब इसका पुनर्निर्माण और मरम्मत करवाया तब इसको सड़क ए आजम के नाम से जाने जाने लगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। अच्छा बात यहाँ पर शेरशाह सूरी की आई हुई है, तो शेरशाह सूरी जो था यह सूर साम्राज्य का संस्थापक था। यह सूर साम्राज्य का संस्थापक था, ठीक है, याद रखिएगा, यह सूर साम्राज्य का संस्थापक था। देखिए बचपन का नाम इसका फरीद खां था। बचपन का नाम इसका क्या था? बचपन का नाम इसका फरीद खां था, ठीक है, बचपन का नाम इसका फरीद खां था।
क्लियर। चौसा का युद्ध आपको याद होगा 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। चौसा के युद्ध में जो है शेर खां जीत गया था और इसी युद्ध के उपरांत शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण किया था। और फाइनली जो बेलग्राम का युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये सारे युद्ध हुमायूं के बीच और शेरशाह सूरी के बीच में हुई है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो बेलग्राम के युद्ध के पश्चात यानी कि 1540 में जो बेलग्राम का युद्ध हुआ था उसके पश्चात यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है कहाँ पर है, तो ये सासाराम में है जो कि बिहार में पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कोलकाता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। देखिए आज हमारा यह आपका 21वां सेशन है इस तरह का आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। इससे पहले मैंने आपको 20 सेशन कंप्लीट कराए थे और पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर दिया हूँ, ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम से जुड़िए, सक्सेस केंद्रा क्विज हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है ना। और एक पीडीएफ मैं आपको तुरंत आज ही देने वाला हूँ। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कोलकाता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन किया गया था। तो फ्रेंड्स ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है ना। ये कौन सा बैंक है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। यह भारत का पहला बैंक था और इसका हेड क्वार्टर कोलकाता में था। कहाँ पर, कोलकाता में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और ये भारत में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से पहला बैंक था जिसे साल 1770 में, ये सन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, किस कंपनी के द्वारा अगर पूछा जाए तो जाएगा तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और यह यूरोपीय प्रबंधन के अधीन जो है इसको स्थापित किया गया था, ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान को। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, याद रखेंगे ये सारे के सारे। फ्रेंड्स मैं जानना चाहता हूँ कि आप भारत के किस राज्य से हमारे सेशन को देख रहे हैं। प्लीज़ अपना अपना स्टेट कमेंट करके बताइएगा, मुझे खुशी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के उस स्थान का नाम बताएं जहां शून्य मील पत्थर, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे 0 माइल स्टोन, देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़े युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। प्रश्न को एक बार और पढ़िए, ये प्रश्न काफ़ी बढ़िया है। देखिए भारत के उस स्थान का नाम आपको बताना है जहां शून्य मील का पत्थर यानी कि 0 माइल स्टोन देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। 4 घोड़ों युक्त, ठीक है ना, 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स 0 माइल स्टोन जहाँ पर जो है ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है और 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति है इस पर, ये नागपुर में है, ठीक है ना। ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये नागपुर में है। और देखिए इसका थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ। यहाँ के जो 0 माइल स्टोन पर 4 घोड़े और बलुआ पत्थर का एक पिलर बनाया गया है, यह नागपुर में स्थित है, मैंने आपको बताया। और अंग्रेज़ों ने नागपुर को भारत का केंद्र बिंदु मानते हुए इसीलिए इन्होंने यहाँ पर जो है 0 माइल स्टोन का निर्माण कराया था, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। देखिए ये जो आपका 0 माइल स्टोन है 1907 में नागपुर में जो है ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकली सर्वे ऑफ इंडिया के दौरान अंग्रेज़ों के द्वारा बनवाया गया था। कब, तो 1907 में, ठीक है ना, नागपुर महाराष्ट्र में ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकली सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर ये नागपुर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि प्रोग्रामिंग भाषा यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ है। C++ का विकास जो है AT&T बेल लेबोरेटरीज, ठीक है ना, एक लेबोरेटरी प्रयोगशाला बेल लेबोरेटरी में, देखिएगा यहाँ पर अंग्रेजी में दिया गया है, ठीक है ना, वर्जने एस्ट्रोसडूप, ठीक है ना। देखिए वर्जने एस्ट्रोसट्रूप के द्वारा किस दशक में प्रारंभ किया गया था। तो देखिए C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये चीज़ आपको पता है। अच्छा देखिए इसको जो है किसने जो है इसको विकसित किया था, तो इसको जो है बेल लेबोरेटरीज जो है AT&T बेल लेबोरेटरीज, इसी में एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है वर्जने एस्ट्रोसट्रूप के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। कब, तो याद रखिएगा 1980 के दशक में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं यहाँ पर अंग्रेजी में नाम ये लिख देता हूँ जो दिया गया है ताकि आपको
BGARNESTROUSTRUP, ठीक है ना। तो हिंदी में लिखा गया इस तरह से वर्जने, ठीक है ना, वर्जने यहाँ लिख देता हूँ एस्ट्रोस डूप, ठीक है ना, एस्ट्रोस डूप इस तरह से लिखा गया, एस्ट्रोस ड्रूप या डूप पढ़िए, ठीक है, बट याद रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न है कि थियोफ्रेस्टस, देखिए अंग्रेजी में भी लिखा गया है, थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो थियोफ्रेस्टस थे इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, हमने अरस्तु के बारे में भी पढ़ा है। अरस्तु के बारे में याद रखिएगा, अगर वनस्पति विज्ञान का जनक पूछ लिया गया है तो निश्चित रूप से आपको जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का भी जनक पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को, ठीक है ना। किसको कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, रसायन विज्ञान, हमने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेवोजियर को। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? लेवोजियर को कहा जाता है, लेवोजियर को कहा जाता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है और जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है और आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट ऑफ हाउस का निर्माण करवाया। बताइए 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट ऑफ हाउस का निर्माण कराया। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको याद होगा कि 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक ये कार्यकाल रहा था किसका? तो ये कार्यकाल वेलेजली का रहा था, ठीक है ना, लॉर्ड वेलेजली का। तो लॉर्ड वेलेजली ही 1798 में जो है ये गवर्नर जनरल बना था और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया था। अच्छा, वेलेजली की बात करते हैं तो याद रखिए गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया था और साथ ही साथ इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना 1800 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसी ने करवाया था कलकत्ता में, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, वेलेजली जो है इसने सहायक संधि की पद्धति चालू किया था और देखिए 1798 में जो है सहायक संधि को अपनाने वाला जो पहला राज्य था ये हैदराबाद था, ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि, और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉर्ड बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त किया था, कॉर्नवालिस जो था इसने आपको अस्थायी बंदोबस्त की योजना शुरू किया था, ठीक है। तो ये सब आप याद आपको होगा निश्चित रूप से। चलिए देखिए, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अच्छा, बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी में है। एक तरह से तो प्रश्न ये बनता है। अच्छा, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स ये अकबर ने करवाया था। कब करवाया था ये भी प्रश्न बन सकता है। तो 1575 में करवाया था। क्यों करवाया था? तो ये भी प्रश्न बन सकता है, क्यों करवाया था? तो क्यों करवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने 1575 में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, याद रहेगा आपको। और इसको विजय द्वार भी कहा जाता था, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अकबर के द्वारा और भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जैसे कि दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था? दास प्रथा का अंत, तो दास प्रथा का अंत किया था 1562 में, ठीक है। अच्छा, तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? तो 1563 में, और जजिया कर को 1564 में इसने समाप्त किया था, याद रहेगा आपको। चलिए अगला प्रश्न है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल, या अंग्रेजी में भी लिखा गया सर्वेयर जनरल, नियुक्त किया गया था। देखिए ये ऊपर के मैंने जो 8-10 प्रश्न अब तक आपको कराए हुए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब देखिए 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसको नियुक्त किया गया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा भारतीय सर्वेक्षण आपने पढ़ा होगा, भारतीय सर्वेक्षण या भारतीय सर्वेक्षण विभाग 1767 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है देहरादून में है, ठीक है, 1767 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। और वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में भारत के सर्वेयर जनरल कौन है? तो हितेश मकवाना है। कौन है? हितेश मकवाना है, नाम आप याद रखिएगा। अच्छा, 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था किसको? तो ये भी याद रखिए कॉलिन मैकेंजी को किया गया था, कॉलिन मैकेंजी को किया गया था। तो 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताएं, ध्यान रखेंगे आप। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए
देखिए अगला प्रश्न है कि मेगालोपोसिस, देखिए एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ महान शहर है। इसे 1957 के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। बताइए किसके द्वारा लोकप्रिय इसको बनाया गया था। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए। राइट आंसर इसका क्या होगा, मेगापोलिसिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे 1957 में 1957 में जो है किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा कि ये जो मेगालोपोसिस जो है ना, यह एक ग्रीक वर्ड है। क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। और इसको मतलब इसका अर्थ होता है क्या है, महान शहर, ठीक है ना। और इसको जो है लोकप्रिय बनाया था जीन गॉटमैन ने। याद रखिएगा किसने, जीन गॉटमैन ने। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे। बताइए राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, प्रथम पंचवर्षीय योजना का आप कार्यकाल याद रखिएगा 1951 से 1956 का, ठीक है ना। और इस योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो ये युवा अर्थशास्त्री हैं के.एन. राज, ठीक है ना। याद रखिएगा कौन है, के.एन. राज हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हेरोल्ड डमर मॉडल पर आधारित था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है कि वह मतलब कि यह वह फल है, मतलब कि ये आपका जो अवध है वह एक चेरी फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। बताइए ये स्टेटमेंट है किसका। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है मतलब अवध को चेरी फल कहा है किसने, जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, ठीक है ना। किसने कहा है, लॉर्ड डलहौजी ने कहा है। और आपको याद होगा कि 1856 में जो है लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। और उस समय अवध का नवाब कौन था ये भी पूछा जाता है, तो वाजिद अली शाह था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको पॉइंट बताया है। 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके डलहौजी ने इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था, ठीक है। अच्छा 1854 में आपको याद होगा कि डलहौजी ने शिक्षा संबंधी सुधार के लिए वुड डिस्पैच को लागू किया था। वुड डिस्पैच को लागू किया था, ठीक है ना। वुड डिस्पैच को लागू किया था, ये भी आपको याद होगा, ठीक है फ्रेंड्स। व्यापकता का सिद्धांत के लिए इसको जाना जाता है। व्यापकता का सिद्धांत मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है किसने चलाया था, तो डलहौजी ने चलाया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहले सतारा को 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1853 में जो है पहली बार रेल चलाई गई थी बम्बई से ठाणे के बीच में, इसी के कार्यकाल के दौरान। और 1854 में इसी ने जो है नया पोस्ट ऑफिस एक्ट भी पारित किया था, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट, ठीक है ना। तो इतने सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए सही नहीं पूछा गया है, तो एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के 5 अस्थायी सदस्य हैं। बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 5 अस्थायी सदस्य हैं, कौन कौन से, तो उंगली पर काउंट करिएगा। चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएसए, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर होता है, ठीक है। अच्छा देखिए यूएन की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, बिल्कुल 6 आधिकारिक भाषाएं हैं यूएन की। उंगली पर 6 भाषाओं को काउंट करिए, कौन कौन सी ये भाषा हैं। तो देखिए अरबी, चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी मतलब रूसी रशियन भाषा और स्पेनिश, तो ये 6 भाषाएं हैं। देखिए आईसीजी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इनका जो कार्यकाल होता है ये कितने दिन का होता है, तो याद रखिएगा इनका कार्यकाल कितने दिन का, 9 वर्ष का होता है। ये 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है ना। और आईसीजी में 15 जज होते हैं। कितने जज होते हैं, तो 15 जज होते हैं, ठीक है ना, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। अच्छा इनका कोरम कितना है, इनकी गणपूर्ति संख्या कितनी है, तो 9 है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए कितने पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अच्छा फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एक ही देश से 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं, एक ही देश से एक ही न्यायाधीश हो सकते हैं। और आईसीजे में यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे, ये भी पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत दिया गया जो कि प्रश्न में पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 15 जज होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। तो गलत कौन सा है, तो आपका तीसरा,
क्लियर। अच्छा, बात यहाँ पर ICJ की आई हुई है, तो देखिए ICJ के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और 1946 से 1946 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। हेडक्वार्टर इसका पीस पैलेस में है, नीदरलैंड के द हेग में। क्लियर है, याद रखिएगा। और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज अगर पूछा जाए ICJ का तो अंग्रेजी और फ्रेंच है, ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक माना जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक किसको माना जाता है बताइए। तो फ्रेंड्स ये माना जाता है रदरफोर्ड को। किसको? रदरफोर्ड को माना जाता है। किसको माना जाता है? रदरफोर्ड को माना जाता है। ठीक है। अच्छा, रदरफोर्ड को 1908 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक किसको कहा जाता है, तो रदरफोर्ड को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। अच्छा, जे थॉमसन के बारे में आप जानते हैं। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, जेम्स चैडविक ने इन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किया था, और नील्स बोर के बारे में आपको पता होगा कि बोर की एक मुख्य खोज है बोर का परमाणु मॉडल, जिसका अनुसार परमाणुओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं और जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा BIOS का पूर्ण रूप क्या है। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि सारे ऑप्शन आपको एडजस्ट हो जाए। ठीक है ना, अब दिख रहे होंगे पूरा ऑप्शन। बताइए, बायोस बोलते हैं इसको। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म बताइए। बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस, सॉरी सिस्टम ऐसा है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। क्लियर। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेहरू देशभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। यह स्टेटमेंट किसका है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, नेहरू देशभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं, यह उक्ति किसके द्वारा कही गई थी? तो यह जो युक्ति है, यह जो स्टेटमेंट है, यह कहा था मोहम्मद इकबाल ने। अच्छा, मोहम्मद इकबाल के बारे में आपको याद होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। और देखिए एक और मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए, भारत के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना का विचार सबसे पहले इकबाल ने ही उठाया था। 1930 में जो है, 1930 में याद रखिएगा, 1930 में इन्हीं के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने सबसे पहले पाकिस्तान के विभाजन की मांग उठाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह युग्म का चयन करना आपको जो सुमेलित नहीं है। बंदरगाह और उसकी स्थिति, मतलब बंदरगाह है और वो कहाँ पर स्थित है। अगर वो सुमेलित है तो ठीक है, नहीं सुमेलित है वो आपको आंसर बताना है। जो सुमेलित नहीं है, देखिए कांडला जो है ये आपका गुजरात में, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। मोर्मुगावा जो है ये आपका गोवा में है। तुतीकोरिन जो है ये आपका तमिलनाडु में है। पारादीप जो है ये पुडुचेरी में नहीं है, आपको भी पता होगा। पारादीप उड़ीसा में है। पारादीप कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है ना, तो ये उड़ीसा में होगा, जो कि पुडुचेरी गलत दिया गया है। तो ये बिल्कुल ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, हल्दिया पोर्ट कहाँ पर है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र का चार्टर लागू हुआ था, और इसी के उपलक्ष्य में 24 अक्टूबर के दिन जो है आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में, 1923 में। किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, चित्तरंजन दास इसके क्या बनाए गए थे? अध्यक्ष बनाए गए थे, और महासचिव मोतीलाल नेहरू बने थे। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत जो है कितनी बार पुरुषों के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप यानी कि ODI के फाइनल तक पहुंचा है? सिंपल सा मैं बताता हूं कि भारत जो है कितनी बार जो आपका ODI वर्ल्ड कप है उसमें फाइनल तक पहुंचा है, कितनी बार? तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो इसका आंसर हो जाएगा ना, अब इसका आंसर हो जाएगा 4 बार। कितनी बार? अब इसका आंसर हो जाएगा कितनी बार? 4 बार। ठीक है, अब इसका आंसर कितनी बार होगा? 4 बार होगा। कैसे? तो सबसे पहले देखिए 1983 में वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा था और भारत विजेता भी रहा था। उसके बाद 2003 में पहुंचा था, सौरव गांगुली की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। उसके बाद 2011 में ये फाइनल में पहुंचा था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, और ये जीत गया था। ठीक है ना, उसके बाद देखिए 2023 में रोहित शर्मा की कप्तानी में पहुंचा था भारत, और पिछली बार हम लोग ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। ठीक है ना, तो ये 4 बार जो है भारत
आपका ओडीआई वर्ल्ड कप में पहुंचा है। इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा, प्रश्न ये भी तो बन सकता है कि टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में कितनी बार पहुंचा है। ये तो ओडीआई वाला हो गया। टी20 का पूछेगा तो टी20 के वर्ल्ड कप में भारत कितने बार पहुंचा है, तो याद रखिएगा 3 बार पहुंचा है। पहला जो हुआ था 2007 में, भारत जीत भी गया था इसमें, ठीक है ना, पाकिस्तान को हरा करके। 2014 में भारत हार गया था, और अभी 2024 में भारत टी20 वर्ल्ड कप विजेता रहा है। तो इस बार इस तरह से देखा जाए तो 3 बार टी20 का होगा और 4 बार ओडीआई का होगा। चलिए देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है। WHO की बात हो रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना मैंने कई दफ़ा आपको बताया था 7 अप्रैल 1948 को, और इसीलिए 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और देखिए इसका अभी हेड कौन है, तो टेड्रोस अधनोम है। याद रखिएगा कौन है, टेड्रोस अधनोम है। ये कहाँ के हैं, तो ये इथोपिया के हैं, ठीक है ना, अधनोम, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से देखिए कि कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है। भारतीय मानक समय, तो आपको पता है कि भारत की मानक समय की गणना मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री जो आपका पूर्वी मध्याह्न रेखा है उससे की जाती है, ठीक है ना। और याद रखिएगा 82.5 डिग्री, ठीक है। और देखिए आपको पता है कि भारतीय मानक समय जो है जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे अधिक है। तो यहाँ पर देखिए जीएमटी प्लस 5.5 घंटा हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है, बताइए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा फोटोवोल्टेइक इफेक्ट, ठीक है ना, फोटोवोल्टेइक प्रभाव। याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण की प्रक्रिया को फोटोवोल्टेइक प्रभाव कहा जाता है। सौर सेल या फोटोवोल्टेइक सेल वह विद्युतीय उपकरण होता है जिसके द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को सीधे फोटोवोल्टेइक प्रभाव के द्वारा विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फोटोवोल्टेइक प्रभाव, ठीक है। कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है, तो ये आपका फोटोवोल्टेइक इफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है, बिल्कुल यूनिक नंबर है ये। आपका जो आधार है, आधार कार्ड पर देखिए आपका 12 अंक है, ठीक है ना। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने पढ़ा भी होगा। सबसे पहले तो याद रखिएगा आधार कितने अंक का होता है, तो 12 अंक का, ठीक है। और देखिए ये आपका क्या था, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि यह पहला ऑप्शन हो जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है यह जारी किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा यह 12 अंक का एक विशिष्ट संख्या है आपका आधार कार्ड। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसकी अध्यक्षता में, देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है, किसके अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। तो याद रखिएगा 1929 में जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, तो फ्रेंड्स ये लाहौर में हुआ था। और इसमें जो है पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लियर, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने एकमात्र 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किया था। सुभाष चंद्र बोस जो है, इन्होंने जो है 1938 और 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, ठीक है ना, याद रखिएगा, हरिपुरा और त्रिपुरी में। देखिए अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, बताइए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, अच्छा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है और एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। तो आपको याद होगा कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तो श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा पड़ता कहाँ पर है, किस स्टेट में, तो आंध्र प्रदेश में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है यह आपका केरल के तिरुवनंतपुरम में है। अच्छा फ्रेंड्स, एक प्रश्न आप बताइए, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसरो का हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर है, आप लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इन्हीं में से ऑप्शन है, इन्हीं ऑप्शन का यूज करके आप बताइए कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए कि 2018 में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय दल के सेफ द मिशन, अंग्रेजी में है सेफ द मिशन, कौन थे। अच्छा 2018 वाला अब आपको याद नहीं रखना है, अब आपको अभी वाला याद रखना है जो हांगजू में हुआ था एशियन गेम्स, ठीक है ना। उसमें भारत के सेफ द मिशन कौन थे, तो भारत के उसमें सेफ द मिशन जो थे, याद रखिएगा 2023 में हांगजू में आयोजन हुआ था, भूपेंद्र सिंह बाजवा थे, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ भूपेंद्र सिंह बाजवा, भूपेंद्र सिंह बाजवा, भूपेंद्र सिंह बाजवा, ठीक है ना, भूपेंद्र सिंह बाजवा, याद रखिएगा।
एशियन गेम की बात कर रहा हूँ, एशियाई खेल वाला। अच्छा, अभी जो ओलंपिक हुआ था पेरिस ओलंपिक, उसमें सेफ द मिशन भारत के कौन थे? तो ओलंपिक में जो हुआ था उसमें गगन नारंग थे, गगन नारंग, ठीक है ना, शूटर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अभी वाला आपको याद रखना है। देखिएगा, देहरादून से उड़ान भरने वाला भारत का प्रथम जैव ईंधन चालित हवाई जहाज कब नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा था? पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, देहरादून से उड़ान भरने वाला भारत का प्रथम जैव ईंधन से चलने वाला हवाई जहाज नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर कब उतरा था? तो फ्रेंड्स ये उतरा था कब? तो याद रखिएगा, अगस्त 2018 में, अगस्त 2018 में। दरअसल ये स्पाइस जेट का एक फ्लाइट था और यह आपका Q400, ठीक है ना, Q400 विमान था, ठीक है ना, टर्बोप्रॉप, यहाँ मैं लिखता हूँ टर्बोप्रॉप Q400, याद रखिएगा। अच्छा, एक प्रश्न और मैं बता रहा हूँ, जो कि यहाँ पर अगर वायुयान की बात आई हुई है। देखिए, भारत में हवाई परिवहन जो है वर्ष 1911 में, भारत में हवाई परिवहन वर्ष 1911 ईस्वी में किन दो स्टेशनों के बीच शुरू किया गया था? ये भी प्रश्न बनेगा। 1911 में किन दो स्थानों के बीच में भारत में हवाई परिवहन 1911 में शुरू किया गया था? तो ये इलाहाबाद और नैनी के बीच में, इलाहाबाद और नैनी के बीच में, इलाहाबाद और नैनी के बीच में, ठीक है ना, इलाहाबाद और नैनी के बीच में, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए देखिए, गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई थी? गंगा ग्राम परियोजना जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स यह पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, गंगा ग्राम परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर, द सिटी ऑफ पैलेसेज, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे सिटी ऑफ पैलेसेज, ठीक है ना, कहा जाता है, मतलब इसके रूप में जाना जाता है, महलों के शहर। तो महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है, कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है कोलकाता को, ये भी आप जानते हैं। अच्छा, पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को, पिंक सिटी। नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को, ये सब भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? अब यहाँ से 2-3 प्रश्न होगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे और अंतिम गवर्नर जनरल, ये आप मुझे बताइए, ठीक है। तब तक मैं आपको आगे और फैक्ट्स बता रहा हूँ। अच्छा, अगर प्रश्न बनेगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, देखिए कंपनी के अधीन, भारत में कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्रेंड्स इजी सा क्वेश्चन है, जॉल डाल्टन ने किया था, याद होगा आपको, ठीक है। अच्छा, लेबुजियर के बारे में अभी बताया था, इनको आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। मेंडल जो है इनको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। देखिए, बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक क्या मौजूद होता है? बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है, इसमें 75% तक क्या मौजूद होता है? तो फ्रेंड्स इसमें मेथेन होता है, ठीक है ना, CH4, याद रखिएगा CH4 इसका फॉर्मूला होता है और इसको हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बायोगैस का मुख्य ये एक तरह का कंपोनेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है? भारतीय संसद का अंग, तो भारत की संसद आपको पता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनी हुई है। देखिए, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनी हुई है। राज्य विधानसभाएं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संसद का अंग नहीं है, राज्य विधानसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल सन आपको बताना है को 5 करोड़ की शेयर पूंजी, ठीक है ना, शेयर कैपिटल के साथ की गई थी। सबसे पहले तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कितने करोड़ की पूंजी से की गई थी? तो 5 करोड़ की शेयर पूंजी से, ठीक है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी इसका स्थापना, ठीक है। अच्छा, इसका अगर बात करें राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, ठीक है, 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अच्छा, जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, याद रखिएगा। चलिए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के मैच रेफरी के रूप में, देखिए ICC में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए।
मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम क्या है? GS लक्ष्मी है। यह स्टैटिक जीके का एक तरह का प्रश्न है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसको। चलिए उसके बाद देखिए 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है? 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले महाद्वीप, तो ऑब्वियसली ये आपके चाइना, भारत, इस तरह से देखिए तो सब ये आपके एशिया में ही मौजूद है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नीति आयोग का गठन मतलब पूछा गया है कि 2015 में कब किया गया था। तारीख के साथ आपको बताना है कि नीति आयोग का गठन 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसका स्थान पर किया गया था। बिल्कुल, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 2015 सन बता दिया गया है, आपसे डेट और महीना पूछ रहा है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। किसका स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी जी होंगे, बिल्कुल अभी भी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं अभी वर्तमान में, ठीक है, याद रखिएगा। और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं ये आपके VVR सुब्रमण्यम हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? अच्छा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस भी है, एक स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी भी है। अब बताइए, एक एक करके बताइए। बताइए स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में है, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु में है, कर्नाटक में है, ठीक है ना, याद रखिएगा बेंगलुरु में है। क्लियर? अच्छा, एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो कि अमेरिका में पड़ता है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसे भी याद रख लीजिए। चलो उसके बाद देखिएगा कि वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम लोग बोलेंगे अम्बरा। हिंदी में इसको प्रछाया बोला जाता है या इसको प्रतिछाया भी बोला जाता है। प्रछाया, अम्बरा आप याद रखिए, ठीक है ना। और देखिए सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना, 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका उपछाया, ठीक है, एक आपका क्या है? एक आपका उपछाया है, ठीक है, एक आपका यहाँ पर देखिए एक आपका अंतुम्बरा है, ठीक है, और एक आपका है प्रतिछाया जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। इसको आप याद रखें। उपछाया क्या है? तो विस्तृत परछाई के क्षेत्र को उपछाया कहा जाता है। अतुम्बरा क्या है? अतुम्बरा, तो देखिए अतुम्बरा परछाई का हल्का हिस्सा होता है जो परछाई डालने वाली वस्तु से एक निश्चित दूरी पर बनता है। और अम्बरा जो है यह पूर्ण परछाई के क्षेत्र को प्रतिछाया कहा जाता है या प्रछाया कहा जाता है। देखिए भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? अच्छा, पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? पहला किया था आपका 1974 में, और इसका कोड वर्ड था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, इसका कोड वर्ड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा पूछा गया, दूसरा तो फ्रेंड्स ये 1998 में, और इसका कोड था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। चलिए ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में और ये इंदिरा गांधी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाना जाता है, जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है किसको? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को। याद रखिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।